बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा जो टॉपिक है सेकंड ईयर बियोलॉजी से चैप्टर रिप्रोडक्शन से oogenesis, हम लोगों ने क्लियर किया था फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो oogenesis जो वर्ड है इसका मतलब है हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ एग। द एग फॉर्मेशन इज नोन एज oogenesis। जब हम लोगों ने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को डिस्कस किया, फिर उसके एंड में हम लोगों ने स्पर्मेटोजेनेसिस को डिस्कस किया था। और स्पर्मेटोजेनेसिस में हमने एक बात बताई थी कि स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट आफ्टर प्यूबर्टी। अब यहां पर जो oogenesis है वो स्टार्ट होगी बिफोर प्यूबर्टी, सॉरी बिफोर बर्थ। ये बर्थ से पहले स्टार्ट होती है। बर्थ से पहले हमारे पास oogonia जो है उसकी डिवीजन स्टार्ट हो जाती है। फिर जो फाइनल ओवम हमारे पास बनता है वो प्यूबर्टी में बनता है। तो यहां पर एक वर्ड मैंने लिखा है फॉलिक्यूलर एट्रेशिया। ये जो फॉलिक्यूलर एट्रेशिया वर्ड है इसका मतलब है द डीजेनरेशन ऑफ प्राइमरी फॉलिकल। प्राइमरी फॉलिकल्स का डीजेनरेशन होना। तो क्या मतलब डीजेनरेशन होना? जब हम लोग फीटल लाइफ को देखें तो फीटल लाइफ में हमारे पास प्राइमरी फॉलिकल्स बनना शुरू हो जाती हैं। जब प्राइमरी फॉलिकल जो है ये बनेंगे तो फीटस की जो लाइफ है उसमें बनेंगे तकरीबन 6 लाख तक प्राइमरी फॉलिकल्स बनेंगे। फिर बर्थ का जब टाइम आता है, एट द टाइम ऑफ बर्थ यही प्राइमरी फॉलिकल्स रह जाएंगे 1.5 लाख। जब 1.5 लाख रहते हैं इसका मतलब बाकी जो है वो डिजेनरेट हो रहे हैं। जब प्यूबर्टी का टाइम आएगा तो उस प्यूबर्टी के टाइम में 60K to 80K मींस 60,000 to 80,000 जो है वो प्राइमरी फॉलिकल्स बाकी रहते हैं। अब ये जो प्राइमरी फॉलिकल्स डीजनरेट होते हैं, इन डीजनरेशन ऑफ प्राइमरी फॉलिकल को नाम दिया जाता है फॉलिक्यूलर एट्रेशिया। अब ये जो प्यूबर्टी के वक्त 60,000 to 80,000 है, इनकी आगे मैच्योरेशन होगी। मैच्योरेशन के बाद जो है सेकेंडरी oocyte बनेगा। सेकेंडरी oocyte को जब स्पर्म मिल जाए तो उस वक्त ये बनेगा एग। तो इस पूरे प्रोसेस का जो नाम है वो हमारे पास है oogenesis। oogenesis जो है वो स्टार्ट होगी oogonia से। जिस तरह स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट हो रही थी स्पर्मेटोगोनिया से, इसी तरह हमारे पास जर्मिनल सेल्स होंगे oogonia which are डिप्लॉइड। अब इन डिप्लॉइड सेल के ऊपर स्टार्ट होगी माइटोसिस। जब माइटोसिस हुई तो माइटोसिस के रिजल्ट में oogonia जो है अपने नंबरिंग को इंक्रीज करेंगे। ये बढ़ते जाएंगे। अब एक लिमिट तक आ गए तो उस वक्त कुछ जो सेल्स हैं जो रिजल्ट है oogonia के डिवीजन का, तो इस माइटोसिस का जो रिजल्ट है उसमें कुछ सेल जो है वो एंटर करेंगे किसमें? oogenesis में। मींस दैट के ये आगे जाकर बना देंगे एग। तो वो सेल्स जो oogenesis का प्रोसेस में लास्ट में एग बनाते हैं उनको हम लोगों ने नाम दिया प्राइमरी oocyte। जिस तरह स्पर्मेटोजेनेसिस में हम लोगों ने प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स का नाम दिया था। ये जो प्राइमरी oocyte है ये हमारे पास रिजल्ट है माइटोसिस का। तो माइटोसिस जो है वो आपको पता है इक्वेशनल सेल डिवीजन है। तो इसमें इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है वो ट्रांसफर होंगे। यहां पर oogonia जो है डिप्लॉइड है तो इधर प्राइमरी oocyte भी जो है वो डिप्लॉइड होगा। अब यहां तक ये जो स्टेज होता है प्राइमरी फॉलिकल का बनना, तो वो हमारे पास है फीटल स्टेज। ये था फीटल स्टेज। ये हमारे पास फीटल स्टेज में प्राइमरी फॉलिकल्स बने। मींस दैट प्राइमरी फॉलिकल्स के अंदर अगर आप लोगों को याद हो तो हमारे पास होता था प्राइमरी oocyte। अब प्राइमरी oocyte जो है इसके बाद क्या करेंगे? इंटर करेंगे इन मयासिस स्टेज। लेकिन वो होगा हमारे पास चाइल्डहुड स्टेज। बर्थ के बाद जो स्टेज आएगा उस स्टेज में प्राइमरी oocyte के ऊपर होगी मयासिस 1। लेकिन ये जो मयासिस 1 है ये कंप्लीट नहीं होगी। ये सस्पेंड करेगी कहां पर? प्रोफेज 1 में। प्रोफेज 1 के हम लोगों ने 4-5 स्टेजेस पढ़े थे, 5 स्टेजेस। उनमें एक स्टेज थी डिप्लोटीन स्टेज। यहां पर जो डिप्लोटीन स्टेज है इस डिप्लोटीन स्टेज पर पहुंचकर मयासिस 1 जो है वो रुक जाएगी।
तो इसका मतलब अगर हम लोग चाइल्डहुड स्टेज को देख लें तो यहां पर किसी भी चीज की फॉर्मेशन नहीं हुई, जबकि इसके बाद नेक्स्ट स्टेज आएगा प्यूबरिटी का। जब प्यूबरिटी आ गई मींस दैट फीमेल के अंदर 11 या फिर 12 से 15 साल के जो 15 साल का जो दौर है वो होता है प्यूबरिटी का। तो प्यूबरिटी के वक्त होगी मायोसिस 2 जो है सॉरी मायोसिस 1 जो है वो कंटिन्यू हो जाएगी। जब मायोसिस 1 कंटिन्यू हुई तो उस कंटिन्यूटी ऑफ मायोसिस 1 के रिजल्ट में हमारे पास बनेगा एक जो है छोटा सा सेल, ये वाला जो है इसे हम लोगों ने नाम दिया फर्स्ट पोलर बॉडी, और साथ में बनाएगा ये सेकेंडरी oocyte। अब अगर ये सेकेंडरी oocyte को हम लोग देख लें तो ये सेकेंडरी oocyte होगा हैप्लॉइड, यह हैप्लॉइड होगा। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर मायोसिस 1 स्टार्ट हुई थी, यानी कि मायोसिस 1 के रिजल्ट में हमारे पास सेकेंडरी oocyte बना है, तो ये जो सेकेंडरी oocyte है वो हैप्लॉइड होगा, बिकॉज मायोसिस 1 इज रिडक्शनल सेल डिवीजन। अब इसके ऊपर रिडक्शनल सेल डिवीजन हुई, ये प्यूबरिटी के दौर में होगा। प्यूबरिटी के दौर में ही सेकेंडरी oocyte के ऊपर स्टार्ट होगी मायोसिस 2। मायोसिस 2 स्टार्ट हुई लेकिन आगे कुछ बनेगा नहीं। क्यों? इसलिए क्योंकि मेटाफेज 2 के अंदर जाकर ये जो मायोसिस 2 है वो स्टॉप हो जाएगी। जब मायोसिस 2 स्टॉप हो गई तो इसके रिजल्ट में सेकेंडरी oocyte से आगे कुछ नहीं होगा। ये स्टेज जो है हमारे पास प्यूबरिटी है। अब किसी फीमेल के साथ जो है कॉपुलेशन के रिजल्ट में स्पर्म आ गया, उसके फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में अगर स्पर्म आ गया, अराइवल हो गई, तो स्पर्म अराइवल स्टेज में क्या हो जाएगा, ये स्पर्म जाकर इस सेकेंडरी oocyte के साथ बाइंड होगा। लेकिन उस वक्त जब स्पर्म आया तो हमारे पास मायोसिस 2 जो है वो आगे कंटिन्यू करेगा। जब मायोसिस 2 कंटिन्यू हो गई तो इसके रिजल्ट में हमारे पास सेकंड पोलर बॉडी और एक जो है हमारे पास सेकेंडरी oocyte स्पर्म के साथ मिल जाएगा और बना देगा इग बना देगा। अब ये जो इग है इसको बाज़ औक़ात कहा जाता है ओवम, या फिर बाज़ औक़ात इसे कहा जाता है oocyte। तो यहां तक जो कुछ था वो हमारे पास oogenesis था, लेकिन याद रखें कि oogenesis में जो इग बनता है वो हमारे पास कंप्लीट मैच्योर इग बनेगा व्हेन स्पर्म अराइवल हो। जब स्पर्म अराइवल हुई यानी कि स्पर्म जो है पहुंच गया सेकेंडरी oocyte तक, यहां तक जो था सेकेंडरी oocyte है। अब इस सेकेंडरी oocyte में अगर इसको स्पर्म मिल रहा है तो ये स्पर्म की एंट्री की वजह से बन जाएगा आगे चेंज होकर इग। यहां ये जो बात मैंने लिखी इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट जो चैप्टर होगा उसमें डेवलपमेंट एंड एजिंग में वहां पर इस चीज को एज अ इवेंट ऑफ फर्टिलाइजेशन जो है डिस्कस भी करेंगे। नेक्स्ट जो चीज जो है इसके बाद वो है हमारे पास मेंस्ट्रुअल साइकिल यानी कि रिप्रोडक्टिव साइकिल। असल में मेजर हमारा जो टॉपिक है इसमें आप लोगों के कोर्स के हिसाब से वो है मेंस्ट्रुअल साइकिल, लेकिन यहां पर हम लोग आज थोड़ा सा हल्का सा टच करेंगे ओवेरियन साइकिल। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल की जब हम लोग डेफिनेशन की बात करें तो द सीरीज ऑफ इवेंट्स, पहला पॉइंट द सीरीज ऑफ इवेंट्स occurring regularly in female during every 28 to 30 days throughout childbearing periods। कि फीमेल बॉडी के अंदर एक सीरीज ऑफ इवेंट्स जो है वो चल रहा होता है 28 से 30 दिनों का। कुछ चेंजेस आती हैं, उन चेंजेस का नाम हमारे पास होगा रिप्रोडक्टिव साइकिल। लेकिन ये चेंजेस स्टार्ट होंगी मेनार्च से और मेनोपाज पर जाकर खत्म होंगी। व्हाट इज मेनार्च एंड व्हाट इज मेनोपाज? तो यहां पर जो मेनार्च है वो है हमारे पास कमेंसमेंट ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल एट एज ऑफ 12 to 15 इयर्स। मींस के जब एक फीमेल जो है वो प्यूबरिटी के स्टेज में आती है तो उस स्टेज में उसके बॉडी के अंदर कुछ सीरीज ऑफ इवेंट्स चल रहे होते हैं। जो हमारे फीमेल जो बॉडी है उसके यूट्रस के वॉल्स जो हैं वो शेड कर जाते हैं, जिसे हम लोग मेंसेस का आगे पढ़ेंगे, ठीक है ना। मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है ऐसे कंडीशन का नाम होगा मेनार्च। अगर सिंपली बात करें तो द स्टार्ट ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल इज नोन एज मेनार्च, यानी कि जिस टाइम हमारे पास मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है उस टाइम का नाम होता है मेनार्च। जबकि
मेनोपॉज की जब हम लोग बात करें तो द परमानेंट सेसेशन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल एट द एज ऑफ 40 to 50 इयर्स। अब ये मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है फीमेल बॉडी के अंदर थ्रू आउट द लाइफ नहीं होती, ये एक टाइम से शुरू होती हैं और एक टाइम पर खत्म होती हैं। वो टाइम जिसमें मेंस्ट्रुअल यानी कि मेंसेस की शुरुआत होती है, उस टाइम का नाम हमारे पास है मेनार्च। जबकि वो टाइम जिसमें एक फीमेल जो है वो उसके अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल खत्म हो जाता है, परमानेंटली स्टॉप हो जाता है, उस टाइम का नाम हमारे पास होगा मेनोपॉज। अब रिप्रोडक्टिव जो साइकिल है, हम लोगों ने बात की थी रिप्रोडक्टिव साइकिल की, तो रिप्रोडक्टिव साइकिल के दो टाइप्स हैं। एक को कहते हैं हम लोग मेंस्ट्रुअल साइकिल, सिंपली हम लोग मेंसेस कहते हैं, ठीक। अब दूसरी जो है वो है ओवेरियन साइकिल। तो ये चेंजेस जो आती हैं, सीरीज ऑफ इवेंट्स जो होते हैं, ये हमारे पास मेंस्ट्रुअल साइकिल में भी है और ओवेरियन साइकिल में भी है, यानी कि यूट्रस के साथ भी है और साथ में जो है ओवरी के साथ भी है। मेंस्ट्रुअल साइकिल को डिवाइड किया जाता है 3 फेजेस में। इधर मैंने 3 फेजेस लिखे। अब जब हम लोग मेंस्ट्रुअल साइकिल को डिटेल में पढ़ेंगे तो उस वक्त में एक और फेज भी ऐड करूंगा। यहां पर हमारे पास पहला फेज होगा मेंस्ट्रुअल फेज, यानी कि जिसमें मेंसेस होंगे। फिर हमारे पास होगा प्रोलिफरेटिव फेज जो कि 8 से 15 दिनों का होता है, और सेक्रेटरी फेज जो है वो 16 to 18 डेज का होता है। तो यहां पर जो मेंस्ट्रुअल फेज है, यह फेज 4 से 7 दिनों के दरमियान में होता है। बात जो है फीमेल के अंदर मेंसेस का जो डे है वो हमारे पास 4 तक भी हो सकते हैं, 5 तक भी हो सकते हैं और 7 दिनों तक भी हो सकते हैं। इसके बाद जो 8वां दिन स्टार्ट हो रहा होता है वो हमारे पास प्रोलिफरेटिव फेज होता है। इस प्रोलिफरेटिव फेज में जो 14th डे होगा वो हमारे पास एवोल्यूशनरी फेज होगा, यानी कि इसके अंदर होगी एवोल्यूशन। फिर सेक्रेटरी फेज है तो वो हमारे पास होती है 16 से 28 डेज का। ओवेरियन साइकिल की जब बात करें तो ओवेरियन साइकिल को डिवाइड किया जाता है। एक फेज जो है वो है फॉलिक्यूलर फेज है, दूसरा जो फेज है वो ल्यूटियल फेज है। नाम से जाहिर है फॉलिक्यूलर फेज में होगा एफएसएच के मदद से फॉलिकल्स जो है वो मैच्योर होंगे, यानी कि फॉलिक्यूलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, तो दिस आर रिस्पांसिबल फॉर द मैच्योरेशन ऑफ फॉलिकल। अब फॉलिकल जब मैच्योर हो तो वो एस्ट्रोजन को सिक्रेट करेंगे, ठीक। फिर नेक्स्ट जो चीज है वो हमारे पास ल्यूटियल फेज। ल्यूटियल फेज में होगा कार्पस ल्यूटियम मैच्योर होगा बाय द एक्शन ऑफ ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। जब ये जो ल्यूटिनाइजिंग फेज है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है वो इस कार्पस ल्यूटियम को मैच्योर करे तो उस वक्त ये रिलीज करेगा प्रोजेस्टेरॉन, जो कि आगे जाकर ये मेंटेन रखेगा प्रेगनेंसी को। तो हमारे पास जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होगा इसमें इन हार्मोन्स का बहुत बड़ा जो है रोल होगा। इंशाल्लाह हम लोग कल जो है नेक्स्ट लेक्चर में मेंस्ट्रुअल साइकिल को स्टार्ट करेंगे और इसमें कौन कौन से डे जो है इंपॉर्टेंट है और बाज जो प्लानिंग जो बर्थ प्लानिंग है बच्चों की वो हम लोग हल्का सा इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो यहां तक हम लोगों ने oogenesis और मेंस्ट्रुअल का इंट्रोडक्शन मेंस्ट्रुअल साइकिल का क्लियर किया। इंशाल्लाह कल जो है यहां से आगे हम अपनी जो सीरीज है वो कंटिन्यू रखेंगे। तो आज के लिए आप लोगों से इजाजत चाहूंगा। अस्सलाम वालेकुम।